देखो बेटा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी तो वो रहेगी बैक्टीरियल सेल के बारे में। अब मैं आपको बता दूं बैक्टीरियल सेल को पढ़ना क्यों जरूरी है, क्योंकि जो बच्चे आगे चल के अगर माइक्रोबायोलॉजी के एरिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं, या जो बच्चे नीट में जाएंगे, एमबीबीएस करेंगे या कोई भी मेडिकल कोर्स करेंगे, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जिनसे बीमारी पैदा होती है, तो पहले आपको उनके बारे में समझना पड़ेगा। अब जो हालांकि ये लेबोरेटरी का सब्जेक्ट है, लेबोरेटरी में आता है, तो इसमें हमें लोग क्या करना पड़ता है, जैसे जब हम बैक्टीरिया की स्लाइड लगाते हैं तो स्लाइड में स्टेनिंग करनी पड़ती है बैक्टीरियल सेल की। तो जो स्टेनिंग होती है उसमें दो तरह की स्टेनिंग होती है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये हम अभी आपको नेक्स्ट अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें बताएंगे। तो बैक्टीरियल सेल की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है, जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा तब तक आप बैक्टीरिया को ठीक से नहीं पढ़ सकते। क्लियर? तो आज जो मैं आपको लिखाऊंगा वो लिखाऊंगा बैक्टीरियल सेल के बारे में, कि बैक्टीरियल सेल कैसी होती है, कैसी दिखती है हमें, और उसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। सही है? तो सबसे पहले हमें यहाँ बताना है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। ये तो आपको पता ही होगा, तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि बैक्टीरिया की जो सेल होती है वो प्रोकैरियोटिक होती है, क्योंकि ये यूकैरियोटिक कैटेगरी में नहीं आता है। क्लियर? तो अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर किस टाइप से होगा ये आपको समझना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका डायग्राम बनाएंगे। तो हम देखेंगे कि बैक्टीरियल सेल में ये कुछ इस टाइप की आपको नजर आएगी, ये इस टाइप से। तो ये मैं बैसिलस बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहा हूँ। ये देखो रॉड शेप मैंने यहाँ लिया हुआ है। अब जो मैंने ये एक मेम्ब्रेन बनाई है, इस मेम्ब्रेन को हम लोग यहाँ पे जो कहेंगे इसका नाम रखेंगे सेल वॉल। इसे हम लोग क्या कहेंगे? सेल वॉल। क्लियर? अब देखिए इसके ऊपर क्या होता है, एक पूरे में नहीं लेंगे लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, इसके ऊपर एक दूसरी लेयर और पाई जाती है इस टाइप से, जो कि काफी विस्कस मटेरियल की बनी होती है। विस्कस का मतलब एक चिपचिपा पदार्थ, जो मैंने आपको पहले बताया था। ये विस्कस मटेरियल की बनी हुई एक लेयर इसके ऊपर और पाई जाती है, और उस लेयर को हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर। समझे? तो इस लेयर को हम लोग नाम क्या देंगे? स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर। क्लियर? अब देखिए, अब इस स्लाइम लेयर को हम लोग दो सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। कहीं कहीं तो ये स्लाइम लेयर जो होती है वो लेस विस्कस होती है, तो उसको हम स्लाइम लेयर बोलेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा मैं कलर कॉम्बिनेशन मैच करूंगा ताकि आपको पता चले। तो देखिए इस जगह पे ये जो स्लाइम लेयर है दैट इज वेरी, कह सकते हो कि डेंस। डेंस का मतलब है यहाँ पे जो म्यूकस है वो काफी गाढ़ा है। तो इस तरह की जो लेयर बन जाती है दैट इज नोन एज द कैप्सूल। इसको हम लोग क्या कह देते हैं? कैप्सूल कह देते हैं। समझे? तो देखिए स्लाइम लेयर जो है ये सबसे बाहरी परत है, इसको नंबर 1 पर रखा जाएगा। सेल वॉल हमारी दूसरी लेयर होती है, जिसको नंबर 2 पे हम लोग यहाँ से कंसीडर करेंगे। अब इसके बाद क्या होता है, अब देखिए जो बैक्टीरियल सेल होती है इसके अंदर जो तीसरी लेयर पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब देखिए ये जो थर्ड लेयर में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं, इसको आप समझिएगा, इसको साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोला गया है। अब इसे साइटोप्लाज्मिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा होता है और उसके अंदर जो कंटेंट्स पाए जाते हैं ये उससे बनने वाली मेम्ब्रेन होती है। क्लियर? तो हम इस तीसरी मेम्ब्रेन का जो नाम रखने वाले हैं, जो थर्ड मेम्ब्रेन है हमारी यहाँ पे, तो इसका जो हम नाम रखने वाले हैं इसका नाम रखेंगे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्लियर? अब देखिए जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है इसमें क्या होता है, ये इसके अंदर कुछ इन्वेजिलेशन हो जाते हैं डेवलप, इस तरह से ये इन्वेजिलेटेड हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ आपको ट्यूबुलर एंड जो वेसिकल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको इस टाइप से नजर आएंगे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं मीसोसोम्स। इन्हें कहा जाता है मीसोसोम्स।
अभी हम इन सारे पॉइंट्स की आपको डिटेल बताएंगे। तो नंबर 4 सेक्शन जो हमारा हो जाता है दैट इज नोन एज द मीसोसोम, इसको हम लोग मीसोसोम कह देते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा होता है जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, तो ये इस टाइप का इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है पूरी सेल के अंदर। जैसा कि जितनी भी सेल्स होती हैं, चाहे यूकैरियोटिक सेल हो चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, लेकिन उनके अंदर साइटोप्लाज्म का पाया जाना एक कंपलसरी है, क्योंकि जितनी भी सेल्स होती हैं मैंने बताया था उनका जो फॉर्मेशन होता है वो एलिमेंट्री होता है, प्लस सेल्स जो होती हैं दीज आर ऑर्गेनिक। क्योंकि ऑर्गेनिक इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर जो भी कंटेंट्स होते हैं मोस्ट ऑफ द कंटेंट्स आर रिलेटेड टू द कार्बन कंपाउंड्स। क्लियर? तो अब देखिए हमने इस तरह से इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है। अब जो फ्लूइड है इसको हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे? साइटोप्लाज्म। ओके, अब इस फ्लूइड के अंदर और क्या क्या हो सकता है? तो देखिए इस फ्लूइड के अंदर यहाँ पे एक हाईली कॉइल्ड और इस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ऐसे करके। ये हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है दैट इज नोन एज द न्यूक्लियोइड, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्लियर? तो ये न्यूक्लियोइड होता है, इसको हम कह सकते हो डीएनए का ही एक फॉर्मेट। डीएनए जो है उसको हमने यहाँ पे न्यूक्लियोइड कहा है। तो आप एक चीज समझ लीजिएगा, तो बैक्टीरियल डीएनए को हम लोग न्यूक्लियोइड कह देते हैं। अब इसके अलावा ये देखो यहाँ मैंने जो खाली छोड़ा आप ये मत समझिएगा, ये भी इसमें पूरा फ्लूइड भरा हुआ है। अब इसके अलावा इसमें और क्या क्या होता है वो देखिए, इसमें एक अलग से सर्कुलर डीएनए पाया जाता है इस तरह से। और जो सर्कुलर डीएनए होता है, इस सर्कुलर डीएनए को हम लोग यहाँ पे प्लाज्मिड कहते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसका बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा यूज है प्लाज्मिड। समझिए? अब इसके अलावा इसमें जगह जगह पे कुछ आपको ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स नजर आएंगे इस टाइप से। तो ये जो ग्रेनुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको कहा जाता है 70S राइबोसोम। तो आई थिंक मैं मानता हूं कि इस तरह की बैक्टीरियल सेल आपको नजर आएगी जब आप माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे। अभी देखिए हमने इसके जो पार्ट्स किए हैं, तो 4 नंबर पे हमारा मीसोसोम हो गया, 5th नंबर पे हमने साइटोप्लाज्म ले लिया, और 6th नंबर पे हमने न्यूक्लियोइड को लिख लेते हैं, और 7 नंबर पे हम प्लाज्मिड को लिख लेते हैं। क्लियर? तो यहां तक स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इनके बारे में कि इनके अंदर ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज या क्या क्या क्वालिटीज होती हैं जिससे कि ये बैक्टीरियल सेल को एक तो एक्सट्रीम कंडीशन में जीवित रखने में हेल्पफुल होते हैं, प्लस अगर कोई बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है और कोई बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव है तो वो किस टाइप से होगा, तो उस चीज को भी हम लोग यहाँ से डिफाइन करेंगे कि ये किस टाइप से रहेगा। क्लियर? तो सबसे पहला जो मेरा पॉइंट था स्लाइम लेयर, हम थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि जो स्लाइम लेयर होती है वो किस टाइप से होती है। क्लियर? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, इन दोनों के अंदर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज कैप्सूल के अंदर देखेंगे तो आप समझेंगे द विस्कस मटेरियल इज वेरी डेंस, यानी यहाँ पर विस्कस मटेरियल जो होता है बहुत ज्यादा डेंस होता है। और ऊपर जो स्लाइम लेयर है यहाँ पे हम लिख सकते हैं द विस्कस मटेरियल इज रेयर। रेयर का मतलब है थिन होता है, पतला होता है, डेंसिटी उसकी कम होती है, तो उसको स्लाइम लेयर बोलेंगे म्यूकस को। और अगर वो म्यूकस गाढ़ा हो जाता है तो हम यहाँ पे इसको कैप्सूल कह देंगे। क्लियर? अब इसको थोड़ा सा हमें देखना है कि कैप्सूल जो होता है वो किस प्रकार के बैक्टीरिया में पाया जाता है और जो स्लाइम लेयर होती है वो किस प्रकार के बैक्टीरिया में पाई जाती है। तो ये चीज आपको यहाँ से समझ लेनी है। तो देखिए कैप्सूल जो है, ये एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा तो आप इसको समझेंगे कैप्सूल जो है वो कैसे बैक्टीरिया में दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में ये पाया जाता है। दूसरा होमोपॉली
स्ट्रेप्टोकोकस प्लस आता है होमो पॉली, और इसके बाद यहाँ पे होमोपॉलीसैकेराइड हो गया है। तो स्ट्रेप्टोकोकस आप एक एग्जांपल याद कर लीजिएगा, बाकी तो बहुत सारे एग्जांपल है जो अभी आएंगे। अब देखिए जो सेल वॉल की अगर हम लोग बात करते हैं तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया की होती है वो किसकी बनी होती है, तो यहां पे समझेंगे मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की बनी होती है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन है वो किस किस से बना होता है। तो देखिए हम इसको यहाँ पे दो सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं। पहला सेक्शन है हमारा पेप्टाइड और दूसरा सेक्शन हो गया हमारा ग्लाइकॉन। तो पेप्टाइड जो होता है दैट इज द प्रोटीनियस पार्ट, और जो ग्लाइकॉन होता है दैट इज द कार्बोहाइड्रेट पार्ट होता है, या शुगर या पॉलीसैकेराइड पार्ट होता है। अब देखिए जो पेप्टाइड होता है इसको हमें समझना है कि ये किससे बना होता है। तो पेप्टाइड को हम देखेंगे यहाँ पे इस तरह से। तो इसके अंदर कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं जिनसे ये बना होता है। तो पहला होता है एलेनिन होता है। दूसरा अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो दूसरे नंबर पे आएगा डी ग्लूटामिक एसिड, इससे बना होता है। अब तीसरे नंबर पे अगर आप यहां से देखोगे तो ये चीज नोट करके चलना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद एल लाइसिन होता है, ये भी एक अमीनो एसिड है, और यहाँ पे डी एलानाइन ये भी एक अमीनो एसिड है। तो देखिए 4 अमीनो एसिड होते हैं। इसका मतलब ये है कि पेप्टाइड का जो कोर सेक्शन होता है, जो सेंट्रल सेक्शन होता है वो टेट्रापेप्टाइड का बना होता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 अमीनो एसिड हमने लिए हैं। तो ये क्या करेंगे, चारों मिलकर क्या बनाएंगे, कोर बनाएंगे। तो जो कोर होगी वो कैसी होगी, टेट्रापेप्टाइड की बनी होगी, टेट्रापेप्टाइड। क्लियर। तो ये कोर सेक्शन हमारा टेट्रापेप्टाइड का बन जाएगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकॉन की। तो जो ग्लाइकॉन सेक्शन होता है ये हमारा 2 से मिलकर बना होता है। एक होता है इसमें NAG नाम और एक होता है NAM नाम। अब देखिए ये आपको बोलोगे कि ये हमने क्या लिख दिया, तो अब इसको थोड़ा सा फुल फॉर्म लिखेंगे। तो नाम की फुल फॉर्म होती है N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसमें देखेंगे तो N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्लियर। तो ये ग्लाइकॉन जो है ये इन दोनों से मिलकर के बन जाएगा। अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि जो ग्राम पॉजिटिव और जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनके अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, तो मैं थोड़ा इसको मिटा देता हूं। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट करिएगा कि जो हमारी सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकॉन की। अब जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन को हम 2 अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं, पेप्टाइड और ग्लाइकॉन। तो जो पेप्टाइड होता है उसमें 4 अमीनो एसिड होते हैं, ये आप नोट करके चलिएगा। इसका कोर जो होता है वो टेट्रापेप्टाइड का बना होता है, और जो ग्लाइकॉन होता है इसमें 2 यहाँ पे हमने कह सकते हो कि जो सेकेराइड डेरिवेटिव्स हैं उनको यहाँ पे लिया हुआ है, N-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और N-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। क्लियर। चलिए मैं इसको मिटाता हूँ। अब देखिए आगे आपको बताऊंगा कि जो ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनमें क्या कंडीशन होती है और जो ग्राम नेगेटिव होते हैं उनमें सेल वॉल की क्या कंडीशन होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जब भी आप इसको पढ़ रहे होते हो तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या डिफरेंस है। इसलिए आपको इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरह से हम उसको बेसिकली तैयार कर पाते हैं। क्लियर। तो अब देखिए हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस चीज को आपको नोट करके चलना है। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उसमें पहली चीज क्या होती है ये आपको समझना है
कि जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन की लेयर होती है दैट इज वेरी थिक। तो यहां लिखेंगे लेयर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन इज वेरी थिक। सबसे पहली चीज आपको ये समझनी है कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जो परत है, जो लेयर है, बहुत ज्यादा थिक होगी। दूसरे नंबर पे आपको समझना है कि ये इसके अलावा, पेप्टाइडोग्लाइकॉन के अलावा इस लेयर में और क्या पाया जाता है जी। तो यहां लिखेंगे द लेयर ऑल्सो कंटेन टीकोइक एसिड। ये ध्यान रखिएगा, विद पेप्टाइडोग्लाइकॉन। क्लियर? तो देखिए पेप्टाइडोग्लाइकॉन के साथ साथ इसमें टीकोइक एसिड नाम का एक एसिड जो है वो और पाया जाता है। तो अब बात देखो यहाँ पे आती है टीकोइक एसिड किससे बना होगा, तो इसको भी आप समझ लीजिएगा। ये जो टीकोइक एसिड होता है ये किस से बना होता है, ये कोई आपसे पूछ सकता है कि किससे बना होगा। तो इसमें देखिए सबसे पहले आता है ग्लूकोज प्लस, ग्लूकोज के अलावा एक चीज और आती है इसमें फॉस्फेट, जो इसको एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड करता है, प्लस इसके बाद आता है एल्कोहल। तो ये ग्लूकोज, फॉस्फेट और एल्कोहल तीनों को कंबाइन करने के बाद, इनका एक पॉलीमराइजेशन होने के बाद आपको क्या मिलेगा, टीकोइक एसिड मिलेगा। जो टीकोइक एसिड होता है वो केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ही पाया जाता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता। ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन कई बार नीट में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कंटेंट होता है जो कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो यहाँ पे आप अंडरलाइन कर, जो मैंने सेक्शन किया है इसको आप ध्यान रखना है। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि ये जो बैक्टीरियल लेयर होती है जिसमें टीकोइक एसिड और पेप्टाइडोग्लाइकॉन जो पाया जाता है, इसका मेन काम क्या है, सही है? तो देखिए यहाँ पर जो काम रहता है वो क्या काम रहता है वो मैं आपको बताता हूं। जो टीकोइक एसिड होता है ये क्या करता है, देखिए टीकोइक एसिड परफॉर्म एज अ रिसेप्टर। ये रिसेप्टर की तरह से कार्य करता है। रिसेप्टर जानते हो, किसी चीज को लेने वाला, स्वीकार करने वाला। रिसेप्टर फॉर वायरस, वायरस के लिए काम करता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एंड ऑल्सो एक्ट एज बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट्स, ये एज ए बाइंडिंग साइट्स के रूप में भी काम कर देता है। क्लियर? तो अब देखिए इसमें आपको पता चल गया कि टीकोइक एसिड का यहाँ पे क्या फंक्शन रहा। क्लियर? तो ये हमारा ग्राम पॉजिटिव के बारे में था। थोड़ा इसको अभी हम लोग जब स्टेनिंग करेंगे तो और इसको डिटेल बताएंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की स्टेनिंग कैसे की जाती है, मतलब उसको कैसे पहचान करेंगे कि ये जो सेल है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की है। क्लियर? तो अभी ये पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं। अभी देखो नेक्स्ट जो हमारा आता है सेकेंड बैक्टीरिया, जिसमें कि सेल वॉल के हिसाब से हम इसको डिफरेंशिएट करना है, तो वो है हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अब देखिए ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या होता है, इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में समझना है। तो इसमें क्या होता है, जो लेयर होती है द पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर इज थिन। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए कि पेप्टाइडोग्लाइकॉन की जो परत होती है बहुत पतली होती है, सही है? दूसरा क्या है, टीकोइक एसिड इज एब्सेंट, टीकोइक एसिड इज एब्सेंट, यानी टीकोइक एसिड जो है वो इसमें नहीं पाया जाता है। क्लियर? तो ये चीज हमें यहां से समझ में आना चाहिए। दूसरा क्या होता है, अब हम बात करेंगे कि जो पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर अगर पतली होती है तो इसके अंदर बाहर भी कुछ होना चाहिए, सही है? तो देखिए तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे द आउटर कवरिंग ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकॉन लेयर is made up of फॉस्फो, यानी यहां पे जो बाहर की लेयर होगी वो किससे बनी होगी, वो फॉस्फोलिपिड से बनी होगी, फॉस्फोलिपिड
एंड। एक तो फॉस्फोलिपिड हो गया आपका, दूसरा इसमें जो लेयर होती है फॉस्फोलिपिड के अलावा एक होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो नेक्स्ट होता है लाइपोपॉलीसैकेराइड। अब देखिए आप कहेंगे कि ये कैसे पॉसिबल है, इसमें होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं डायग्राम से। सपोज दैट यहाँ पे जो लेयर है ये हमारी सेल वॉल है। अब इसके बाहर एक जो लेयर होगी, ये डॉट डॉट में मैं आपको बता दे रहा हूं, ये इस साइड से होगी और एक अंदर से होगी इस साइड से। तो जो सेल वॉल होती है, जो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई सेल वॉल है, वो दोनों साइड से कवर होती है किसके द्वारा, फॉस्फोलिपिड और लाइपोपॉलीसैकेराइड की बनी हुई जो परत है उसके द्वारा ये कवर्ड होती है। इसमें टीकोइक एसिड जो है वो नहीं पाया जाता है। अब देखिए ये दोनों जो लेयर दोनों साइड में जो कवर हो रखी है, इसलिए जब भी हम इसको स्टेनिंग देते हैं तो ये प्रॉपर तरीके से स्टेनिंग को गेन नहीं कर पाता है। इसलिए हमें इसको क्या बोलते हैं, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। समझे? तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो ग्राम स्टेनिंग को क्यों नहीं ले पा रहा है, उसको कलरिंग क्यों नहीं हो पा रही है। तो उसका कारण है कि इसकी जो सेल वॉल है उसके दोनों तरफ जो ये परतें पाई जाती हैं, फॉस्फोलिपिड की और लाइपोपॉलीसैकेराइड की। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसमें टीकोइक एसिड तो होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे स्टेनिंग भी नहीं ले पाता है। क्लियर? तो मैं मानता हूं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं उनको हम सेल वॉल के आधार पर किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सही है? चलो मैं इस पॉइंट को हटाता हूं, इसको आप नोट कर लो। अब यहां से हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो थर्ड सेक्शन मैंने अभी आपको बताया। तो हमारा वो थर्ड सेक्शन क्या है, साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। अब देखिए हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बारे में देखेंगे। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, इसको थोड़ा सा मैं घुमा के इधर ले आता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए और इजीली दिखाई दे। समझे? तो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन होती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो मेम्ब्रेन है ये सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। पहली चीज, जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर जो कंटेंट्स पाए जाते हैं ये उससे मिलकर उससे बनी होती है। अब इसके अंदर जो बीच बीच में जो इमेजिनेशंस आ जाते हैं इनको हम लोग मीसोसोम बोल देते हैं। तो जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन है इसमें आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस इतना समझना है कि ये जो मेम्ब्रेन है ये बैक्टीरियल सेल के अंदर पाए जाने वाले साइटोप्लाज्म से ड्राइव हुई है। समझे? और सेल वॉल के नीचे पाई जाती है। समझे? और इसके अंदर ये जो जिससे बनी होती है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंटेंट्स होते हैं ये उनसे मिलकर के बनी होती है। क्लियर? तो ज्यादा हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। अब जो हमारा चौथा पॉइंट है उसको थोड़ा देखेंगे, तो वो है हमारा मीसोसोम। तो मीसोसोम जो है इसकी प्रॉपर्टी को थोड़ा सा हमें यहाँ पे मार्क करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो मीसोसोम सबसे पहली चीज है, मीसोसोम है क्या? तो देखो पहला पॉइंट है कि ये कहां से ड्राइव हुआ। तो हम लोग पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे ड्राइव्ड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। देखिए आप लोग डायग्राम मैंने इसलिए नहीं मिटाया ताकि आप लोग डायग्राम को देख करके समझ सके कि कौन सी चीज कहां से ड्राइव हो रही है। और ये बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए एक क्वालिटी होनी चाहिए कि वो डायग्राम को देख करके ही सारी चीजों को अपने माइंड में सेट करे। समझे? तो इसलिए मैं इसको नहीं हटा रहा हूं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि ड्राइव्ड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, सॉरी साइटोप्लाज्म। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये जो साइटोप्लाज्म इसके अंदर जो रेड कलर से मैंने मार्क किया हुआ है ये इससे बनती है साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। क्लियर? अब दूसरा क्या है, अब जो मीसोसोम है तो वो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन से ड्राइव होता है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, एंड ये किस मतलब जो सिस्टम होता है वो किससे बना होता है। तो लिखेंगे, हाँ ये चीज नोट कर लो पहले, एंड अब इसको हमें समझना क्या है कि ये जो बना है इसके अंदर देखिए कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आपको नजर आ रही है और कुछ वेसिकल्स नजर आ रही है। तो यहां लिखेंगे एंड इट formed
a system that contain convoluted tubules and vesicles। समझ में आ रहा है? ये किससे बना होता है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स और वेसिकल का बना हुआ एक सिस्टम होता है, प्लस सम एंजाइम्स आर एसोसिएटेड टू इट, यानी इससे कुछ एंजाइम्स जो होते हैं इसकी मेम्ब्रेन पे अटैच होते हैं, लगे होते हैं। सो दे हेल्प in respiration for bacterial cell। अब देखिए यहां एक शब्द जुड़ गया रेस्पिरेशन, यानी एक क्वेश्चन आता है कि बैक्टीरियल सेल जो है वो किस प्रकार से रेस्पायर करती है। तो बैक्टीरियल सेल में जो रेस्पिरेशन होता है वो होता है विद द हेल्प ऑफ मीसोसोम्स। सही है। अब हम लोग इसको ये भी देख सकते हैं, यानी इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एनालॉगस ऑर्गन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखिए अब मैंने इसको यहाँ पे थोड़ा सा एक सिमिलरिटी शो की है माइटोकॉन्ड्रिया के साथ में। माइटोकॉन्ड्रिया का जो एनालॉगस है वो क्या है? मीसोसोम होता है। जैसे यूकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जो वर्क करती है, वैसे ही प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तरह से वर्क करने वाला जो ऑर्गन होता है दैट इज नोन एज द मीसोसोम, वो क्या होता है? मीसोसोम होता है। अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया का हमारी बॉडी में या हमारी बॉडी की जो सेल है उसमें क्या काम है। तो हम लोग कहेंगे साहब वो रेस्पिरेशन करती है, सेलुलर रेस्पिरेशन में हमारी हेल्प करती है जी। तो ऐसे ही बैक्टीरिया के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन हो रहा होता है तो उस समय मीसोसोम जो है वो वही काम करता है जो माइटोकॉन्ड्रिया हमारी बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर करती है। क्लियर? तो आपको अब देखिए दोनों में जो सिमिलरिटी है इसलिए इसको एनालॉगस कहा गया है। ये कई बार नीट में क्वेश्चन पूछा गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का एनालॉगस ऑर्गन कौन होता है। सही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो एनालॉगस है वो क्या होता है? मीसोसोम। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? तो अब इसके अलावा और क्या क्या कर सकता है इसको भी हमें थोड़ा सा नोट कर लेना है कि जो सेंट्रल, अब इसमें देखो मीसोसोम जो होता है तो यहाँ पे है, कुछ मीसोसोम जो होते हैं वो वेसिकल्स की फॉर्म में साइटोप्लाज्म के अंदर भी चले जाते हैं, तो जिनको हम लोग सेंट्रल मीसोसोम बोल देते हैं। तो अब यहाँ पे सेंट्रल मीसोसोम का क्या काम है? तो देखिए द सेंट्रल मीसोसोम इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर जो सेंट्रल मीसोसोम होता है इन्वॉल्व्ड इन डीएनए रेप्लिकेशन, ये डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है, ये ध्यान रखना है जो सेंट्रल मीसोसोम होगा। इसके अलावा इन सेल डिवीजन एंड इन सेल डिवीजन। सही है। तो ये चीज आपको यहां से ठीक तरह से नोट कर लेनी है। समझे? अब इसमें से जो क्वेश्चंस रहेंगे वो मैंने अभी आपको बता दिया। पहला जो हम लोग जो अंडरलाइन कर रहे हैं उस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब इस मीसोसोम को हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है नंबर 5 का जो आता है, जो 5th पार्ट है इस सेल का, वो है साइटोप्लाज्म। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो साइटोप्लाज्म होता है इसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज जो है वो पाई जाती है। तो अब देखिए थोड़ा इसको गौर करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था मोनेरन्स की प्रॉपर्टी होती है कि मोनेरा के अंदर जो भी साइटोप्लाज्म होगा उसमें कोई भी स्ट्रिंगिंग मूवमेंट नहीं होगी। तो पहला पॉइंट हम यही लिखेंगे, इट डज नॉट शो एनी स्ट्रीमिंग मूवमेंट, क्योंकि
जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर तो स्ट्रिंग मूवमेंट होती है, लेकिन बैक्टीरियल सेल के अंदर या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें कोई भी स्ट्रिंग मूवमेंट नहीं होती है। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए। दूसरा होता है, अब देखिए इसमें कुछ और भी आपको नजर आ रहा होगा, इसमें 70S राइबोसोम आपको नजर आ रहा है, तो यहां लिखेंगे इट कंटेन 70S राइबोसोम वेयर प्रोटीन सिंथेसिस अकर्स। समझ में आ रहा है? यानी इसके अंदर 70S राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो होती है। अब कोई आपसे पूछने लग गया तो ऐसा भी बताओ कि चलो यूकैरियोटिक सेल में तो प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वहां पर हो जाएगी, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल में कैसे होगी? तो आप बता सकते हैं उसको कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं वहां पे क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। क्लियर? अब यहां तक कोई डाउट? समझे? अब इसके अलावा और क्या क्या इसमें होता है? देखिए इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसमें कुछ नॉन लिविंग सब्सटेंसेस भी पाए जाते हैं। अब जो नॉन लिविंग सब्सटेंसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो वो चीज हमें यहाँ पे समझना होता है। तो यहां लिखेंगे इट ऑल्सो कंटेन नॉन लिविंग सब्सटेंसेस, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस। अब वो कौन कौन सब्सटेंस होते हैं? लाइक, अब इसको थोड़ा सा अंडरलाइन करके चलेंगे हम लोग यहां से, ताकि आपको पता चले कि बैक्टीरिया का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर कौन कौन से नॉन लिविंग सब्सटेंस होते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको जो लिखना है वो लिखना है वॉल्यूटिन, जो कि एक प्रोटीन सब्सटेंस होता है वॉल्यूटिन। अब इसके अलावा इसमें एक चीज और पाई जाती है जिसका नाम होता है PHB, और ये कई बार नीट के पेपर में आया है। PHB क्या होता है? इसका टर्म का फुल फॉर्मेशन कभी पूछा जाता है, इसका फुल जो वो है इसका कि फुल फॉर्म इसकी क्या होगी, तो वो आपको यहाँ लिखना होता है। तो देखिए हम इसको समझाएंगे। P का मतलब होता है यहाँ पे पॉली बीटा। अब देखिए H फॉर है यहाँ पे हाइड्रोक्सी, H फॉर क्या है? हाइड्रोक्सी। अब आता है बी, तो बी का मतलब क्या है यहाँ पे? ब्यूटेरेट। बी का मतलब है ब्यूटेरेट, तो इसकी फुल फॉर्म होगी पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट। क्लियर? तो ये चीज हमें यहाँ पे समझनी है कि PHB जो है वो एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है जो कि इसके अंदर पाया जाता है, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। अब इसके अलावा इसमें एक चीज और होती है और वो होता है सल्फर। वो क्या होता है? सल्फर। क्लियर? तो ये दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल। क्लियर? अब यहां से जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट रहेगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं कि जो इसका सेंट्रल रीजन है, तो वो हम देखेंगे। साइटोप्लाज्म को हम लोग यहां से थोड़ा सा हटाते हैं, ये चीज आपको नोट कर लेनी है। अब हमारा जो नेक्स्ट है जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था, तो वो हमने ऊपर लिख रखा है, तो मैं ऊपर से थोड़ा नीचे ले आता हूं उसको। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे न्यूक्लियोइड, इसको हम लोग कह सकते हैं न्यूक्लियस, यानी इसका केंद्रक। अब देखिए इसकी अंदर हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो आपको दिख रहा होगा कि इसका जो न्यूक्लियोइड होता है, जो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ आपको कोई मेम्ब्रेन नजर नहीं आ रही है जैसे यूकैरियोटिक सेल में होती है। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है दैट इज द फॉल्स। ठीक है? तो पहला हमारा पॉइंट है कि जो न्यूक्लियस होता है तो लिखेंगे नो मेम्ब्रेन अकर्स अराउंड इट, यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। सो इट इज फॉल्स, ये फॉल्स होता है। एंड प्रिमिटिव न्यूक्लियस, इसको हम लोग प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि जब जीवन की शुरुआत हुई थी तो उस समय जब सेल का निर्माण हुआ था, तो जो सेल बनी थी वो प्रोकैरियोटिक सेल थी, जिसको हम लोगों ने प्रिमिटिव सेल कहा था।
तो यहाँ पे ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, ये फॉल्स न्यूक्लियस माना जाता है। इसको हम प्रिमिटिव न्यूक्लियस भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए ये जो आपको डीएनए नजर आ रहा है, तो हम लोग कैसा आपको दिख रहा है, तो ये थोड़ा सा कॉइल्ड भी है और सर्कुलर भी है। तो यहां लिखेंगे इट कंटेन कॉइल्ड कॉमा सर्कुलर डीएनए, यानी इसमें कॉइल्ड और सर्कुलर डीएनए होता है। अब जो होता है तो किस तरह का होता है, तो यहां लिख सकते हैं सिंगल, यानी जो डीएनए होता है सर्कुलर होता है तो कैसा होता है, सिंगल डीएनए होता है। इसमें डीएनए कॉइल्ड होता है, सर्कुलर होता है, हाईली डेंस होता है, लेकिन वो तभी दिखाई देगा जब आप इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करेंगे तब। क्लियर? अब इसके अंदर और क्या क्या आपको चीज नजर आ रही है, आप देखो गौर से कि और क्या क्या इसमें दिखाई दे रहा है आपको। अब ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको ये कॉइलिंग इसमें शो कर रखी है। अब इसके अलावा इसमें एक चीज और होती है कि हिस्टोन नाम की जो प्रोटीन होती है वो इस डीएनए में नहीं पाई जाती है। तो यहां लिख देंगे द डीएनए हैज लैक ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो बेसिक होती है, तो यहां लिख देंगे बेसिक। क्योंकि ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि जो हिस्टोन प्रोटीन का जो केमिकल जो एनालिसिस जब लोग करते हैं तो उसका इफेक्ट कैसा आता है, एसिडिक आता है या बेसिक आता है। तो हिस्टोन प्रोटीन की जो केमिकल नेचर होती है वो कैसी होती है, बेसिक होती है। ये चीज आपको यहां से ध्यान रखनी होगी। क्लियर? अब इसके अलावा अब हमारा जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है, 7th पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे। तो मैं यहां से इसको हटा देता हूं। अभी हम 7th पॉइंट पर देखेंगे कि 7th पॉइंट हमारा क्या है। तो 7th पॉइंट है हमारा प्लाज्मा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सभी लोग बड़े गौर से समझिएगा, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे तो ये टॉपिक आएगा प्लाज्मिड, तो उसमें हमें देखना पड़ेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो प्लाज्मिड क्या है, सबसे पहली चीज तो ये समझेंगे। तो ये केवल बैक्टीरियल सेल के अंदर ही पाया जाता है, और दूसरा ये बैक्टीरियल सेल के अंदर पाए जाने वाला एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट होता है। समझे? तो यहां क्या लिखेंगे, इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल या एलिमेंट। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्रोमोसोमल एलिमेंट होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल एलिमेंट होता है। दूसरा इसमें और क्या चीज हम लोग लिख सकते हैं, इसके अंदर सर्कुलर पीस आपको जो दिख रहा है गोलाकार सा दिख रहा होगा, तो यहां लिखेंगे इट कंटेन सर्कुलर पीस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो प्लाज्मिड होती है उसका जो डीएनए होता है वो किस तरह का होता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, मतलब इसमें डबल स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है, प्लस सर्कुलर होता है, डबल स्ट्रैंड होते हैं। तो और ये मतलब इस तरह से डिजाइन इसको किया गया है। प्लस तीसरी चीज इसमें क्या होती है कि ये ऑटोनोमसली कैपेबल होता है रेप्लिकेट करने में या डिवाइड करने में। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट लिखेंगे कैपेबल टू रेप्लिकेट ऑटोनोमसली, यानी ये अपने आप से क्या कर सकता है, डिवाइड कर सकता है। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। तो देखिए अब प्रॉपर्टीज तो इसकी बहुत सारी है, जिसको हम बाद में पूरा एक टॉपिक लिखेंगे आपके लिए प्लाज्मिड के बारे में, लेकिन कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें, एक प्लाज्मिड होता है जिसको आर प्लाज्मिड हम लोग कह देते हैं। अब जो आर प्लाज्मिड है इसका यहाँ पे क्या वर्क है ये हमें समझना पड़ेगा। तो देखिए आर प्लाज्मिड का काम होता है प्रोवाइड रेसिस्टेंस
अगेंस्ट एंटीबायोटिक मेडिसिन। अब आप कह रहे हो ये कौन सी चीज आ गई? देखिए, अगर किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर आर प्लाज्मिड प्रेजेंट है, ठीक है, तो उस बैक्टीरियल सेल पे एंटीबायोटिक जो मेडिसिन होती है उसका कोई असर नहीं होगा, यानी वो बैक्टीरिया मरेगा ही नहीं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी कोई इंसान बीमार जब हो जाता है, तो बीमार होने के बाद हम लोग देखते हैं कि हमने डॉक्टर से एक बार हम दवा लेके आए, डॉक्टर उसमें एंटीबायोटिक दवाइयाँ हमको दे देते हैं, उसके बाद 1-2 दिन के लिए हमें लगता है कि हम ठीक हो गए, फिर दोबारा से वो जो बीमारी है वो रिपीट करती है। अब फिर डॉक्टर क्या करता है, फिर वही दवाई लिख देता है, लेकिन वो दवा फिर असर करना बंद कर देती है। समझे इसका मतलब क्या है? इसको मैं आपको एकदम देसी तरीके से समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। इसका मतलब ये है कि जो बैक्टीरिया था हमारी बॉडी के अंदर जिससे हमें बीमारी हो रही थी, उस बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड था, ठीक है, उस प्लाज्मिड ने एंटीबायोटिक मेडिसिन थी उसके अगेंस्ट में अपने अंदर एक पोटेंसी डेवलप कर ली। समझे? पोटेंसी जानते हो? जैसे उसको पता चल गया कि अब मैं इसका रेसिस्टेंट जो है वो अपने अंदर क्रिएट कर लेता हूं। अब कोई मरीज या कोई व्यक्ति वापस उसको दोबारा से लेता है उसी एंटीबायोटिक मेडिसिन को, तो उसकी बॉडी पे ये जो प्लाज्मिड है वो असर नहीं होने देगा। समझे? यानी अब उसकी बॉडी में एंटीबायोटिक मेडिसिन के प्रति क्या हो चुका है, एक रेसिस्टेंस डेवलप हो चुका है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहाँ पे जो प्लाज्मिड है ये अपना अलग अलग प्रकार के जो प्लाज्मिड हैं वो सेल में पाए जाते हैं, तो वो अलग अलग तरह से यहाँ पर रोल प्ले करते हैं। समझे? तो उनमें से एक आर प्लाज्मिड है जो मैंने भी आपको बताया, दूसरा होता है कॉलिसिन। अब देखिए कॉलिसिन नाम का भी एक प्लाज्मिड यहाँ पे लिया गया है। इसका वर्क क्या रहता है? इसका वर्क क्या है इसको थोड़ा हमें समझना है। तो ये जो फर्मेंटेशन होता है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ लिखेंगे रेस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन। अब देखिए आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे कि हमारे जो बायोलॉजी है या जो बैक्टीरियोलॉजी है उसमें फर्मेंटेड फूड तो बहुत सारे होते हैं। जैसे हम लोग दही बनाते हैं वो भी फर्मेंटेड है, एल्कोहल बना रहे हैं वो भी फर्मेंटेड है, एसिटिक एसिड बना रहे हैं विनेगर जिसको कहा जाता है वो भी फर्मेंटेड है, पनीर बना रहे हैं वो भी फर्मेंटेड है, डोसा इडली बना रहे हैं वो भी सब फर्मेंटेड है। ठीक है, तो जब हम फर्मेंटेशन करते हैं यानी उसका किण्वन किया जाता है, हिंदी में इसको किण्वन बोलते हैं। तो जब हम लोग फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं तो उस समय क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल हम लोग यूज करते हैं फर्मेंट करने के लिए किसी सब्सटेंस को, ऑर्गेनिक सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करके एक नया प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उस समय पे क्या होता है उसके अंदर कॉलिसिन नाम का एक प्लाज्मिड पाया जाता है जो कि उस बैक्टीरियल सेल की फर्मेंटेशन में क्या करता है, हेल्प करता है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है। समझ में आ गया? समझे? तो अब आपको कभी भी जब दूध से दही बनाना हो तो जो बैक्टीरिया वहां पे यूज हो रहा है आप समझ जाइएगा कि उस बैक्टीरिया के अंदर कॉलिसिन नाम का प्लाज्मिड है जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया दूध को दही में कन्वर्ट कर रहा है। क्लियर? कोई डाउट? चलिए अब इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो बहुत सारे प्लाज्मिड अभी आएंगे हमारे सामने जिनको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी जो मैंने आपके सामने आज आपको जो समझाया तो वो थी हमारी बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल के प्रति अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजेंगे। ठीक है, दूसरा इस चीज को बहुत बारीकी से आपको समझना है क्योंकि अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है कि हम बैक्टीरियल सेल को किस प्रकार से स्टेनिंग की जाएगी ताकि हम लेबोरेटरी में उसकी स्लाइड को आसानी से देख सकें, उसको पढ़ सकें और ये पता लगा सकें कि ये जो बैक्टीरियल सेल है वो किस प्रकार की है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है, किस पर एंटीबायोटिक मेडिसिन का असर होगा और किस पर इसका मेडिसिन का असर नहीं होगा। क्लियर? तो यहां तक मैं मानता हूं कि आपकी समझ में सारी चीजें आ गई होंगी। क्लियर? तो अब हमारे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा, समझिए अभी हम जो नेक्स्ट क्लास लेने वाले हैं वो हमारी बैक्टीरियल सेल की स्टेनिंग के बारे में रहेगा। समझिए? तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है ठीक से। ओके।